और अब बात महाराष्ट्र की करेंगे। नागपुर हिंसा की साजिश और इसे लेकर जो खुलासे हो रहे हैं, हिंसा की साजिश और इसकी प्लानिंग को लेकर जांच एजेंसियां सबूत जुटाने में जुटी हुई हैं। आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है और इसी बीच महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी एक्शन मोड में हैं। सीएम फडणवीस हिंसा के बाद पहली बार नागपुर पहुंचे। पुलिस मुख्यालय में आला अधिकारियों के साथ सीएम फडणवीस की बैठक जारी है। सीएम अधिकारियों से हिंसा और अब तक हुई जांच की जानकारी ले रहे हैं। पुलिस अधिकारियों के साथ यह महत्वपूर्ण बैठक चल रही है मुख्यमंत्री की। आपको बता दें कि पुलिस हेडक्वार्टर्स में यह बैठक अभी जारी है। ब्रीफिंग ले रहे हैं मुख्यमंत्री, पूरी जानकारी जुटा रहे हैं। हिंसा को लेकर पूरा अपडेट उन तक पहुंचाया जा रहा है। क्या कार्रवाई अब तक पुलिस ने की है, इसके बारे में भी सूचित किया जा रहा है मुख्यमंत्री को। पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं। पुलिस मुख्यालय में जो बैठक जारी है उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अधिकारी उन्हें जानकारी दे रहे हैं कि अब तक इस मामले में क्या हुआ। पुलिस की जो तहकीकात जारी है उसमें क्या कुछ पता चल पाया है। तो पूरी तरीके से अब एक्शन मोड में मुख्यमंत्री। नागपुर में जो कुछ हुआ उसको लेकर अब पुलिस और प्रशासन सतर्क भी है, अलर्ट भी है और लगातार इसकी जांच पड़ताल जारी है। जो भी संदिग्ध हैं इस मामले में, जो आरोपी हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। कईयों की गिरफ्तारी हुई है। तो जहां नागपुर हिंसा को लेकर एक तरफ सियासत जारी है, वहीं दूसरी तरफ नागपुर हिंसा को लेकर पुलिस और अलग अलग जांच एजेंसियां तफ्तीश में जुटी हुई हैं। नागपुर हिंसा में एक और बड़ी गिरफ्तारी हुई। माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हमीद इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया है। हमीद पर सोशल मीडिया के माध्यम से हिंसा की साजिश रचने का आरोप लगा है। आरोप यह कि जिस दिन हिंसा हुई उसी दिन सुबह से हमीद लोगों में डर पैदा करने वाले बयान सोशल मीडिया पर दे रहा था, चंदा भी मांग रहा था। हिंसा में गिरफ्तार फहीम खान भी हमीद इंजीनियर की माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का ही सदस्य है। तो नई नई जानकारियां भी निकलकर सामने आ रही हैं और कई लोग अब जांच एजेंसियों की रडार पर। 9 थाना क्षेत्रों में हालांकि कर्फ्यू अभी भी लागू है। 2 थाना क्षेत्रों से कर्फ्यू हटा दिया गया है। इंटरनेट की जो सेवाएं हैं अभी प्रभावित इस लिहाज से हैं ताकि जो वहां पर गलतफहमियां फैलाई जा रही थी, जो अफवाहों का दौर जारी था, उस पर लगाम कस सकें। 10 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 105 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और इस पूरे मामले में बहुत ज्यादा सख्ती देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी नागपुर के दौरे पर हैं। अधिकारियों से नागपुर हिंसा और इसे लेकर जारी जांच की जानकारी ले रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो हमारे मुस्लिम भाई बहनों को आंख दिखाएगा वो बख्शा नहीं जाएगा। ये बात अजीत पवार ने अपनी तरफ से आयोजित इफ्तार पार्टी में कही। तो वहीं नागपुर हिंसा को लेकर शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि नागपुर हिंसा के पीछे फडणवीस सरकार से ही कोई नेता शामिल है, क्योंकि फडणवीस की सरकार में सब ठीक नहीं चल रहा। इसीलिए सीएम देवेंद्र फडणवीस की छवि खराब करने की यह कोशिश की गई है। भारत विविधता में एकता का प्रतीक है। हमें इसी विरासत को आगे बढ़ाना है और किसी भी तरह की समाज विभाजन की ताकतों के बहकावे में न आना है। हाल में हो रहे हमने होली मनाई, जल्दी गुड़ी पड़वा आने वाला है, फिर ईद आएगी। यह त्योहार हमें साथ मिलकर मनाना है, क्योंकि हमारी एकता ही हमारी असली ताकत है। मुझे एक भरोसा देना है, हमारी मुस्लिम भाई बहनों को जो भी आंखें दिखाएगा, 2 गुटों में झगड़ा लगाकर अमन शांति को भंग करेगा और कानून को अपने साथ में लेने की बात करेगा, तो वो कोई भी हो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। दंगे करवाना, और कहा कि इन्होंने दंगे नागपुर में किए। छत्रपति संभाजीनगर से कितना दूर है नागपुर? वो भी किसी के होम स्टेट में किए, किसी के होम सिटी में किए, तो गडकरी साहब के जिले में किए। सीएम खुद जहां से आते हैं उसी जिले में किए, उसी शहर में किए। आरएसएस का मुख्यालय उधर किए। सरकार में ऐसा नहीं कि सब ठीक चल रहा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अगर आप देखें तो एक दूसरे पे टीका टिप्पणी हो रही है। तो क्या ये मुख्यमंत्री महोदय को अंडरमाइन करने की कोशिश उन्हीं के एलाइज में से कोई कर रहा है कि इस पे आप विचार कीजिए। एक तरफ नागपुर हिंसा को लेकर जांच एजेंसियों की तफ्तीश जारी है, वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर सियासत भी हो रही है। नागपुर हिंसा को लेकर एआईएमआईएम के सांसद
असदुद्दीन महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर हैं। ओवैसी जहां एक तरफ नागपुर हिंसा को सरकार की नाकामी बता रहे हैं, तो वहीं कह रहे हैं कि किसी को भी डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बोलता है, इस तरह का बयान उसके वजीर देते हैं कि वो निकाल देंगे, और फिर जब गड़बड़ होती बोलते नहीं वो पिक्चर की वजह से गड़बड़ हुई। अच्छा, पिक्चर की वजह से गड़बड़ हुई? तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारा ही शहर है ना वो नागपुर। और क्या किया इन्होंने? कुरान करीम की आयतें जिस चादर मुबारक पर जो जला दिया। दोपहर में जाकर कंप्लेन दिया गया कि एक्शन लो, और जाहिर है बाद में तशद्दुद हुआ, हम उसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं। मगर आप बोल रहे नहीं पिक्चर की वजह से हो। अच्छा, पिक्चर की वजह से हो रहा है सब, और आप क्या कर रहे हैं? हाथों में मेहंदी लगी हुई है आपकी, आप हुकूमत आपकी, पुलिस आपकी, इंटेलिजेंस फेलियर आपका। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं एक ही बात कह रहा हूं, अपनी हिम्मतों को बुलंद रखिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह उसका रसूल हमारे साथ हैं, हरगिज डरने की जरूरत नहीं। जमहूरियत के दायरे में रहकर हम लड़ते आए और लड़ते रहेंगे। ये लोग डराने की सियासत अगर कर रहे हैं तो याद रखो, हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं, इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों से डरने वाले नहीं हैं। तुम आज है कल नहीं रहोगे इंशाअल्लाह ताला, तुम जाओगे इंशाअल्लाह ताला, तुम गुमनामियों के वादियों में गुम हो जाओगे, याद रखो। और जब मौरिख तुम्हारे बारे में कलम लिखेगा ना, तो कहेगा कि तुमसे बड़ा कोई जालिम नहीं था। देखिए, देश में औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद के साथ साथ गाजी सालार के नाम पर मेले का मुद्दा भी गर्म हो रहा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग मुसलमानों के नाम पर अपनी दुकान चला रहे हैं। मौलाना बताएं कि मुसलमान क्यों गरीब हो गए। कोई मौलाना अपने बेटे का नाम मसूद गाजी औरंगजेब क्यों नहीं रखता? आक्रांताओं के नाम पर मेला लगेगा तो वह क्या सिखाएगा? संजय निषाद ये सवाल खड़े कर रहे हैं। कोई भी अपने बाप बेटे का नाम जिनको वो लोग महापुरुष बना रहे हैं, गाजी हो या औरंगजेब हो, तो अपने बेटे का नाम औरंगजेब रखते, गाजी रखते, तब तो उसके लिए मेला जो होता है एक आदर्श पेश की जाती है, लोगों को सीखने का अवसर मिलता है। आदर्शवादी पुरुष हो, उनके नामों पर जब मेला लगता है तो लोग आदर्श सीखते हैं। आक्रांताओं के नाम पर मेला लगेगा तो क्या सीखेंगे? तो कोई मौलाना अपने बेटे का नाम औरंगजेब क्यों नहीं रखता? संजय निषाद ने यह सवाल पूछा। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके की राजनीति इस पूरे मामले में देखने को मिल रही है। पक्ष हो विपक्ष हो, हर तरफ से बयानों के तीर चल रहे हैं, और इस वजह से हिंसा तक कैसे हो गई वो भी आपने देखा। अपने बेटों का नाम गाजी और औरंगजेब क्यों नहीं रखते? कुछ मौलानाओं का काम टोपी लगाकर मुसलमानों को फंसाना है, यह संजय निषाद का कहना। कुछ लोग मुसलमानों को पिटवाकर अपना धंधा चमकाते हैं, यह तक उन्होंने कह दिया। तो मौलानाओं को लेकर सवाल खड़े किए हैं संजय निषाद ने। उनका कहना कि भड़काऊ मौलाना जवाब दें, मुसलमान गरीब क्यों हो गए, और अपने बच्चों के नाम आक्रांताओं के नाम पर वो क्यों नहीं रखते हैं? आक्रांताओं के नाम पर मेला लगेगा तो बच्चे आखिर क्या सीखेंगे? इन लोगों ने तलवार लगाकर लोगों को सलवार पहना दिया। तो तलवार लगाकर सलवार पहना दिया, ये कह रहे हैं संजय निषाद। भारत का खाएंगे, पाकिस्तान का गाएंगे, ये नहीं चलेगा। और अब अगली खबर, राष्ट्रगान के अपमान के आरोपों को लेकर बिहार में राजनीति गर्म है। विपक्ष का आरोप है कि सीएम नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का अपमान किया। बड़ी खबर यह आ रही है कि आज महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ता नीतीश के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। सभी जिला मुख्यालयों पर नीतीश का पुतला दहन करने का ऐलान किया गया है। आरजेडी का कहना यह कि नीतीश कुमार को राष्ट्रगान के अपमान के लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए और इस्तीफा भी देना चाहिए। आरजेडी यह भी कह रही है कि नीतीश की सेहत ठीक नहीं है और अब वो राज्य चलाने लायक नहीं है। जेडीयू और बीजेपी की तरफ से भी पलटवार हो रहा है। दोनों पार्टियां कह रही हैं कि नीतीश ने राष्ट्रगान का अपमान नहीं किया। तो आरजेडी ने इसे एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगा जा रहा है। यह वो वीडियो जिसको लेकर सवाल खड़े किए गए और आरजेडी का हल्ला बोल इस पर जारी है। सड़क से लेकर सदन के अंदर आप देख रहे हैं किस तरीके से जो आरजेडी के नेता हैं
विधायक हैं, सांसद हैं, वो सवाल खड़े कर रहे हैं। आरजेडी के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और दावा किया कि नीतीश को चुप्पी तोड़नी चाहिए क्योंकि बिहार उनसे संभल नहीं रहा। जिसके बाद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने आरजेडी को जवाब दिया और नीतीश पर सवाल उठाने पर तेजस्वी यादव को घेरा। राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये तो हद ही हो गई। अब आखिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने लाडले मुख्यमंत्री के इस अटपटी हरकतों पर क्यों चुप है? ये बिहार अब आदरणीय नीतीश कुमार जी नहीं संभाल सकते। ये प्रदेश के मुखिया है सरकार के और उनकी हरकतों से बिहार शर्मिंदा है, शर्मसार हो रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो गई है और बिहार बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कौन कह दिया कि राष्ट्रगान का अपमान किए हैं? वो उनको दिव्य दृष्टि है क्या? बाकी सब लोग हैं कह रहे हैं कि कोई अपमान नहीं हुआ है, वो क्यों कहते हैं? वो मन को जब धो लें, दिमाग को साफ कर लें। और नीतीश कुमार ऐसे आदमी जो 20 वर्ष तक बिहार के राज्य को सफलतापूर्वक चलाए हैं, उनसे अपेक्षा की जाती है कि राष्ट्रगान का वो करेंगे अपमान। संभव ही नहीं है। वो भले कर सकते हैं अज्ञानतावश, 2 दिन से आए हैं राजनीति में, और जो आज राजनीति में जीवन खपा दिया वो राष्ट्रगान का सम्मान करेगा ना तो दूसरा कोई कौन करेगा? तो देखिए, बिहार में चुनाव से पहले राजनीति के मैदान में खूब वार और पलटवार हो रहा है। अब तेजस्वी के तिलक और टोपी को लेकर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। तेजस्वी यादव की इन्हीं 2 तस्वीरों को लेकर बिहार में राजनीति गर्म है, जो अब हम आपको दिखाएंगे। दरअसल तेजस्वी कल दरभंगा के दौरे पर थे। दरभंगा के जाले में उन्होंने अहिल्या स्थान में पहले तिलक लगाया, पूजा पाठ की उन्होंने, और पूजा पाठ के बाद तेजस्वी मंदिर से 2 किलोमीटर दूर अपनी पार्टी के नेताओं के साथ इफ्तार में पहुंचे। जब इफ्तार में तेजस्वी पहुंचे तो तिलक हट चुका था, अब उनके सिर पर टोपी थी। तिलक के बाद टोपी वाली यह तस्वीर अब बीजेपी को अच्छी नहीं लग रही। बीजेपी सवाल पूछ रही है, लेकिन आरजेडी का कहना है कि बीजेपी सिर्फ बांटने वाली राजनीति करती है। तो पहले मंदिर में पूजा पाठ करते नजर आए तेजस्वी, आप देख रहे हैं उनके मस्तक पर, सिर पर तिलक, और दूसरी तस्वीर इफ्तार पार्टी में फिर दिखे। तो बिहार में इस साल चुनाव भी होने हैं, ऐसे में बीजेपी और आरजेडी में सियासी जंग की स्थिति है। बीजेपी ने जहां तेजस्वी के तिलक हटाकर टोपी पहनने पर सवाल उठाया, तो आरजेडी ने बीजेपी पर पलटवार किया कि वो समाज को बांटने का काम कर रही है। तेजस्वी यादव जी को शर्म करनी चाहिए कि वो खुद मन से गए थे या किसी के दबाव में गए थे। ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने धर्म के साथ दूसरे के धर्म का सम्मान करें, न कि अपने धर्म को अपमानित करके दूसरे के धर्म को सम्मान करने जाए। तेजस्वी यादव वोट की रोटी सेकने जाले गए थे आज। मुझे खेद है इस बात का कि तिलक मिटाकर उन्होंने टोपी धारण किया। जाले ही नहीं, बिहार की महान जनता इन चीजों को देख रही है। तेजस्वी यादव जी, संजय सरावगी जी और जीवेश कुमार जी नए मंत्री बने हैं, इसलिए आप लोगों को आंख में मोतियाबिंद हो गया, दिखता नहीं है। ऑपरेशन करने की जरूरत है। आप सवाल उठा रहे हैं हमारे नेता पर। अरे नेता ने तो मंदिर में जाके श्रद्धा के साथ पूजा भी करी, घर में भी करते हैं और इफ्तारी में भी गए। समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर चलने की बात करते हैं वो। आप लोग सिर्फ और सिर्फ समाज को बांटने की बात करते हैं। आपको यह भी बता दें कि पटना में राबड़ी आवास के आगे नीतीश कुमार के खिलाफ होर्डिंग्स लगाए गए। इसमें नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ लिखा है, नायक नहीं खलनायक हो। इसके अलावा होर्डिंग में लिखा गया कि महिलाओं और राष्ट्रगान का अपमान किया गया है। होर्डिंग संजू कोहली की ओर से लगाया गया और इस होर्डिंग में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल, जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल की भी तस्वीर है। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। और ये राबड़ी देवी के आवास के बाहर की तस्वीर, आरजेडी की एक नेता ने ये होर्डिंग वहां लगवाया। बिहार में विधानसभा चुनाव इसी साल होना है। सभी दल अपनी अपनी जीत के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। अब बीजेपी ने बिहार जीत के लिए अलग रणनीति बनाई। बिहार बीजेपी के बड़े नेता अब दूसरे राज्यों में जाएंगे, वहां रह रहे प्रतिष्ठित और बिहार के लोगों से बातचीत करेंगे, जिससे चुनाव के वक्त दूसरे राज्यों में रह रहे बिहार के लोग चुनाव के वक्त बिहार में वोट डालने आ सकें। तो बिहार जीत के लिए बीजेपी ने एक खास रणनीति बनाई है।
बिहार के बड़े नेता दूसरे राज्यों का दौरा करेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे। दूसरे राज्यों में रहने वाले बिहार के लोगों से उनकी मुलाकात होगी, बातचीत होगी, ताकि चुनाव के वक्त वो लोग बिहार जाएं और वोट करें। आपको पता है बिहार की एक बड़ी आबादी अलग अलग राज्यों में रोजगार के सिलसिले में गई, वहां पर काम करते हैं लोग, रहते हैं। उन लोगों से मुलाकात करेंगे बीजेपी के ये नेता। अगले 3 महीने अलग अलग राज्यों का वो दौरा करेंगे। बिहार चुनाव में बीजेपी का एक विजय प्लान ये भी नजर आ रहा है कि ऐसे लोग जो वहां के रहने वाले हैं, मूलतः वहां के निवासी हैं, जिनके पास वहां की वोटर आईडी है, जो बाहर रहने लगे हैं दूसरे राज्यों में, उनसे भी संपर्क साधा जाएगा ताकि चुनाव के वक्त वो वोट डालने आए। बीजेपी को यह लगता है कि इससे उन्हें फायदा होगा। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, आरएसएस के सह सरकार्यवाह का एक बड़ा बयान सामने आया है। संघ और आरएसएस के बीच कोई विवाद नहीं है। एबीपी न्यूज के सवाल पर अरुण कुमार ने अपनी बात रखी। हर संगठन में चुनाव की अपनी प्रक्रिया होती है, इस बात का उल्लेख उनकी तरफ से किया गया। बीजेपी की भी प्रक्रिया है, उसका इंतजार कीजिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह हैं अरुण कुमार, उन्होंने ये बात कही है। हमारे संवाददाता ने उनसे सवाल पूछा था, सवाल के जवाब में ये बात उनकी तरफ से कही गई। मेघा प्रसाद, एबीपी न्यूज से। सर नमस्कार। आपसे सवाल जो मेरा ये है कि पिछले 1 साल से भारतीय जनता पार्टी अपने अगले अध्यक्ष के चुनाव में एक तरीके से लगी हुई है। हर बार बोला जाता है कि ये असेंबली इलेक्शन खत्म होगा फिर नया अध्यक्ष आ जाएगा, महाराष्ट्र खत्म होगा तो आएगा, दिल्ली खत्म होगा तो आएगा, होली के बाद आएगा। ये अभी तक चुनाव हो नहीं पाया है और अब कुछ खबरें हिंदी मीडिया में, हिंदी अखबारों में ये चल रही है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में इतनी ठनी हुई है, इसलिए एक नाम पर ये इनकी अग्रीमेंट नहीं हो पा रही है। इस पे मैं पूछना चाहूंगी सर, क्या हो रहा है? क्या समन्वय मीटिंग हुई है? आप लोग की तरफ से कुछ नाम गए हैं, क्या स्टेटस है? तो संघ के स्वयंसेवक 32 से ज्यादा संगठनों में काम करते हैं। हर संगठन जो है वो स्वतंत्र है, स्वायत्त है। हर संगठन की अपनी एक निर्णय प्रक्रिया है। हर संगठन के अंदर उनके यहाँ सदस्यता होती है, उनके यहाँ निर्वाचन होते हैं, नीचे की इकाई पर होते हैं, मंडल, जिला होते हैं, वो सब उनकी प्रक्रिया चलती है। और अध्यक्ष के चुनाव के लिए कोई समन्वय बैठक होती नहीं है। और बाकी मीडिया में क्या चलता है, तो मीडिया को 24/7 एक्टिव रहना है, तो उनको कुछ न्यूज़ चाहिए, और न्यूज़ क्या है वो आपको भी मालूम है सारे उसमें से। तो एक पक्का मान के चलिए कि हमारी कोई ठनी हुई नहीं है। समाज राष्ट्र के प्रश्नों पर हम मिलकर काम करते हैं और आज भी हम परस्पर विश्वास उसके आधार पर काम कर रहे हैं। बाकी उनकी प्रक्रिया चल रही है, उनकी सदस्यता भी हुई है, बूथ समितियां भी बन गई है, जिले प्रदेश वो भी बन रहे हैं। उस प्रक्रिया में आने वाले समय के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव उनका होगा सारे उसमें से। वो प्रक्रिया उनकी अपनी जो पार्टी की व्यवस्था है उसके अंतर्गत होगी सारे में से। थोड़ा दिन धैर्य रखिए, अपने आप ध्यान में आ जाएगा सब। तो एबीपी न्यूज के सवाल पर अरुण कुमार की क्या प्रतिक्रिया थी वो हम आपको सुनवा रहे थे। दरअसल आरएसएस की ये बड़ी बैठक चल रही है, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है वहां पर। और इसी की बैठक के दौरान आपने देखा जब वहां पर बातचीत कर रहे थे आरएसएस के सह सरकार्यवाह, मीडिया को संबोधित कर रहे थे, तो हमारी सहयोगी ने उनसे सवाल पूछा था। इसके जवाब में अरुण कुमार ने कहा कि संघ और बीजेपी के बीच में कोई विवाद नहीं है। रही बात अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर, तो उनका यह कहना था कि एक प्रक्रिया होती है, उसके तहत वो चुनाव हो जाएगा। बीजेपी और आरएसएस में कोई विवाद नहीं है। बीजेपी की भी अपनी प्रक्रिया है, उसी के तहत उनका अपना चुनाव होगा अध्यक्ष का। बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव पर आरएसएस का यह बड़ा बयान, अहम बयान माना जा रहा है। संघ और बीजेपी को लेकर जो सवाल उनसे पूछा गया था कि जो बीच बीच खबरें आती हैं, विवाद की बात कही जाती है, उनका कहना ऐसा कुछ भी नहीं है। और हर संगठन में चुनाव की अपनी प्रक्रिया होती है, बीजेपी की भी प्रक्रिया है और उसका इंतजार करिए। इस बात का जिक्र किया अरुण कुमार ने, आरएसएस के सह सरकार्यवाह हैं। आपको पता है कि इस वक्त अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक आरएसएस की चल रही है और ये बहुत ही अहम बैठक मानी जाती है। बड़े निर्णय इसमें लिए जाते हैं। तमाम जो संगठन है, आनुषंगिक संगठन आरएसएस के, उनके प्रतिनिधि यहां पर मौजूद होते हैं। और अब अगली खबर, और बात करेंगे अब मेरठ के सौरभ मर्डर केस की, जिसे लेकर रोजाना हो रहे खुलासे बहुत चौंकाने वाले हैं। आरोप ये कि सौरभ की पत्नी मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर सौरभ की हत्या की। मर्डर के बाद दोनों घूमने के लिए हिमाचल प्रदेश चले गए।
पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अब इस मामले में एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। जेल में बंद साहिल और मुस्कान नशे के लिए तड़प रहे हैं। दोनों जेल में नशे की मांग कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक साहिल और मुस्कान दोनों को नशे की लत है। नशा न मिलने से दोनों बेचैन बताए जाते हैं। जेल के नशा मुक्ति केंद्र में दोनों की काउंसलिंग भी करवाई जा रही है और नशे के लिए दोनों इतने बेचैन हैं कि 2 रातों से सो नहीं पाए हैं। इस तरह की जानकारी भी हमें सूत्र दे रहे हैं। बैरक के अंदर बेचैन घूमते रहते हैं। आप सोचिए इन दोनों को कैसे नशे की बुरी लत थी। तो सोर्सेस के हवाले से हमें पता चल रहा है नशे के लिए दोनों बेचैन हैं। इस वक्त हम मेरठ जेल पे ही मौजूद हैं। सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि इसी मेरठ जेल के अंदर साहिल और मुस्कान बंद हैं और जिस तरीके से उनकी रातें गुजर रही हैं, तड़प कर नशे की मांग कर रहे हैं, लेकिन जेल के अंदर उन्हें नशा नहीं मिल सकता। इसलिए उन्हें एक तरीके से कहा जाए कि नशे की लत छुड़ाने के लिए जो डॉक्टरों की टीम है वो भी काम कर रही है। हमारे साथ जो मेरठ जेल के अधीक्षक हैं वीरेश राज शर्मा जी, वो मौजूद हैं। वीरेश जी, किस तरीके की रातें कट रही हैं दोनों की और क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार आप सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग भी करते हैं, तो किस तरीके की तड़प उनकी है? देखिए, सबसे ज़्यादा हमारा जो पहलू है जेल में आने के बाद बंदी की सुरक्षा और बंदी की जो दैनिक चर्या है उस पर नज़र रखना। हमारा कहने का मतलब ये है कि हम बंदी की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। हमने इस प्रकार की व्यवस्था की है कि महिला को और महिलाओं से थोड़ा सा अलग रखा जाए। पूर्ण रूप से अलग इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि वो एकांतवास हो जाएगा। तथा जो साहिल है उसको पुरुष बैरक में, नए बंदियों की बैरक है उसमें रखा गया है। सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी के माध्यम से, स्टाफ के माध्यम से, बंदी रक्षक और डिप्टी जेलर के माध्यम से, तथा मैं स्वयं नज़र रखे हुए हूँ। जहाँ तक नशे की बात है तो डॉक्टर्स ने दोनों का स्वास्थ्य परीक्षण कर लिया है तथा थोड़े से विड्रॉल सिम्टम्स पाए गए हैं, उसकी दवाएँ दे दी हैं। जिला कारागार मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील जेल है। यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र भी है। उनको योग और नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से उनका जो नशे की लत है उसको छुड़वा रहे हैं। इस प्रकार के प्रयास हमारे जारी हैं। अगर बात की जाए तो जानकारी ये भी मिली है कि मुस्कान ने मांग की थी कि उन्हें एक ही बैरक में रखा जाए। जब आई थी तो उसने ये कहा था कि हमको एक ही बैरक में रखा जाए। दोनों ने कहा था कि हमको एक ही बैरक या आसपास की बैरकों में रखा जाए, लेकिन जैसा कि सब लोग जानते हैं कि जेल के नियमों में ऐसा नहीं है। जो जेल में महिला जेल होती है, पुरुष जेल से उसका कोई संपर्क ही नहीं होता है और पूरी सुरक्षा के ऊपर उनकी दृष्टि रखी जा रही है। अच्छा, क्या कभी किसी चीज़ की डिमांड मुस्कान की तरफ से या साहिल की तरफ से की गई? मुस्कान और साहिल की तरफ से ये कहा गया कि पीसीओ से हम अपने घर पर बात करना चाहते हैं, तो उनको जो पीसीओ के नियम हैं वो बता दिए गए हैं। क्या अभी तक साहिल या मुस्कान से कोई मिलने आया जेल में? कल तक कोई मिलने नहीं आया। आज मुलाकात हो रही है, आएगा कि नहीं पता नहीं। कल तक किसी ने कोई मुलाकात नहीं की। मेरे सहयोगी बलराम पांडे बातचीत कर रहे थे, वहां पर आप देख रहे थे। और चौंकाने वाली बात यह है कि इस कदर नशे की लत इन दोनों को थी कि बताया जाता है कि वो जेल के अंदर तड़प रहे हैं, बेचैन घूमते हैं और नशे की मांग तक कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे। बलराम, कुछ और पता चला है? बिल्कुल, देखिए, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो साहिल है वो सूखा नशा करता था और ड्रिंक जो है वो मुस्कान करती थी। हालांकि अभी ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि सूखा नशा मुस्कान भी करती थी या नहीं, लेकिन दोनों नशे के आदी थे और यही वजह है कि जेल के अंदर पहुंचने के बाद उन्हें नशा नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर के वो तड़फ रहे हैं। और कई बार उन्होंने डिमांड भी की है कि उन्हें नशा दिया जाए, लेकिन जेल के अंदर उन्हें नशा नहीं मिलेगा। इसलिए उनकी काउंसलिंग कराई जा रही है डॉक्टरों के द्वारा और उन्हें नशा मुक्ति केंद्र ले जाया जा रहा है ताकि उन्हें ठीक कराया जाए और जो नशे की लत है वो छुड़ाई जा सके। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें जेल के अंदर देखने को मिल रही हैं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, वो लगातार नशे को लेकर के तड़प रहे हैं। उन्हें हत्या का दुख नहीं है, उन्हें दुख है तो उनका नशा जो है वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि इस जघन्य अपराध के बाद वो किस तरीके से शिमला में जश्न मना रहे थे, होली मना रहे थे हिमाचल के अंदर, और देखिए डीजे के अंदर वो झूम रहे थे, नाच रहे थे। लेकिन जब वो गिरफ्तार हुए, जेल के अंदर पहुंचे, तो उन्हें जब नशा नहीं मिल रहा है तब उनकी तड़प देखने को मिल रही है। तो यानी इतने बड़े क्रूर हत्या में उन्हें
कोई पछतावा नहीं है और जिस तरीके से उन्हें नशा नहीं मिल रहा है इस बात का उन्हें पछतावा है। यानी हत्या का पछतावा नहीं और नशा ना मिलने का पछतावा है कि आखिरकार हम जेल में क्यों बंद हुए, हमारा नशा नहीं मिल रहा है, हमें नशा हमारा छूटा जा रहा है। इस बात को लेकर के बार बार कई बार ये देखने को मिला है कि वो जेल के अंदर चिल्लाता हुआ भी मिला है कि उसे नशा चाहिए। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से डॉक्टरों के द्वारा काउंसलिंग की जा रही है, नशा मुक्ति केंद्र से ले जाया जा रहा है ताकि उसको ठीक कराया जाए। हालांकि जो डॉक्टर है उनसे भी हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि जो नशे के आदी होते हैं उनकी हरकतों में बदलाव आ जाता है और इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती है। मैं आऊंगा आगे भी इस पर हम डिटेल में आपसे बातचीत करेंगे। और नागपुर हिंसा पर इस वक्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं। जिस दिन घटी उस दिन सुबह औरंगजेब की एक प्रतीकात्मक कब्र जलाई गई और उसको जलाने के बाद कुछ लोगों ने उसके बारे में कंप्लेंट भी की। पुलिस ने नियम के अनुसार उस कंप्लेंट को एंटरटेन भी किया, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए पॉडकास्ट और पोस्ट के माध्यम से ये औरंगजेब की प्रतीकात्मक कब्र नहीं जलाई गई तो इस पर दरगाह की चादर लगाई थी और उसमें कुरान की आयतें लिखी हुई थी, उसको जलाया गया। इस प्रकार का एक झूठा प्रचार किया और लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम किया। शाम के समय नागपुर के कुछ इलाकों में लोग जमा हुए और दंगइयों ने पत्थरबाजी की, गाड़ियों को तोड़ा, दुकानों पर हमला किया और बड़े पैमाने पर नुकसान करने का काम किया। पुलिस ने भी अच्छी कार्रवाई की। 4, साढ़े 4, 5 घंटे में पुलिस ने इस पर पूरा काबू लाया। उसके लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने की बात हो या अलग अलग प्रकार से जो कार्रवाई करनी पड़ती है वो सारी कार्रवाई पुलिस ने की, जिसके कारण इसको काबू में लाया गया। इसमें बड़े पैमाने पर पुलिस घायल हुई। पुलिस के हमारे डीसीपी लेवल के 3 लोग और कुल मिलाकर 33 पुलिस के लोग और कुछ सिविलियंस और सारे कुल मिलाकर 40 लोग इस प्रकार से इसमें घायल हुए। उसके बाद पुलिस ने इन इलाकों में कर्फ्यू भी लगाया। अभी उस दिन के बाद इन इलाकों में कोई घटना नहीं घटी है, शांति है। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेजेस हमारे पास उपलब्ध थे, अलग अलग लोगों ने वीडियोस दिए थे, उन वीडियोस को भी एनालाइज किया गया। पत्रकारों ने भी पुलिस के पास कुछ वीडियोस दिए, उसको भी एनालाइज करने के बाद जो दंगई है उनकी पहचान कर ली गई है। 104 लोगों को अभी तक पहचान कर पकड़ा गया है, जिसमें 92 लोगों को अरेस्ट किया है। 12-18 साल के अंदर के विधि संघर्षित बालक है, उनको उस कानून के तहत उन पर कार्रवाई की गई है। और जब तक आखिरी दंगई को पकड़ा नहीं जाता ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं है, ये कार्रवाई चलती रहेगी। लगातार एविडेंस आ रहा है, उस एविडेंस के आधार पर ये कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। ये भी तय हुआ है कि ये जितना नुकसान दंगइयों ने किया है इसका पूरा हिसाब निकाला जाएगा और ये पूरा नुकसान उनसे वसूल किया जाएगा। और अगर वो नुकसान के पैसे नहीं भरते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी को बेचकर ये नुकसान भरपाई की जाएगी। किसी भी हालत में इस प्रकार से किसी को दंगा करके दूसरे को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।
जिनकी गाड़ियों का नुकसान हुआ है सरकार उनको मदद करने वाली है। जो भी हमारे नियम हैं उन नियमों में बैठाकर हम लोग निश्चित रूप से उनको मदद करेंगे। अगले 7 दिनों में ये मदद करने की हमारी कोशिश होगी। और साथ साथ जिन लोगों ने सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए इस प्रकार के पोस्ट किए जिसके कारण दंगे भड़के या दंगे भड़कने में या लोगों को भड़काने में जिनकी पोस्ट ने काम किया है, ऐसे लोगों को भी हम लोग सह आरोपी बनाएंगे, को एक्यूज बनाएंगे और उनको भी दंगे का आरोपी माना जाएगा। करीब 68 पोस्ट ये अभी तक आइडेंटिफाई करके उसको डिलीट किया गया है। कुछ आइडेंटिफिकेशन अभी भी जारी है। वो आइडेंटिफिकेशन होने के बाद उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। नागपुर की एक अपनी संस्कृति है। 1992 के बाद नागपुर में कभी भी इस प्रकार के दंगे नहीं हुए। कभी छोटी मोटी घटना हुई होगी, लेकिन इस प्रकार से आगजनी करना, लोगों के गाड़ियों को तोड़ देना, पत्थरबाजी करना, ये किसी भी हालत में सहन नहीं किया जाएगा और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई ये हमने शुरू कर दी है और ये जारी ही रहेगी जब तक हम लोग ये जो दंगे हैं इनको सबक नहीं सिखा देते। विशेष रूप से जिन्होंने पुलिस पर हमला किया है उनको तो निश्चित रूप से अपनी करतूत का भुगतान करना ही पड़ेगा। कड़ी से कड़ी धाराएं उन पर लगकर जब तक उनको कठोर से कठोर दंड नहीं होता तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। सर, क्या इसमें विदेशी शक्तियों का भी जिक्र किया जा रहा है? बांग्लादेश कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, मालेगांव कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, और क्या इसकी जांच नागपुर पुलिस के साथ साथ एनआईए भी कर रही है क्या? सर, याला थोड़ा टेरर एंगल काय आहे का सर? देखिए, इसमें अभी सारी तफ्तीश चल रही है। अब जो लोग अलग अलग प्रकार के पोस्ट करते हैं उनमें से कुछ लोगों के पोस्ट में कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखाई पड़ी है कि जो बांग्लादेशी लगती है, पर आज इसमें बांग्लादेशी एंगल है या विदेशी हाथ है ऐसा कहना इस समय उचित नहीं होगा जब तक उसकी पूरी जांच नहीं हो जाती। इसलिए मुझे लगता है कि अभी जहाँ तक मालेगांव का सवाल है तो वो तो दिख ही रहा है, क्योंकि जो पार्टियां मालेगांव की इनको मदद कर रही है, इन्होंने वहाँ पर जो ऑफिस खोला है, जो आरोपी है, तो वो कनेक्शन तो बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। देखिए, अभी इसके बारे में आधिकारिक रूप से डॉक्टर उसकी घोषणा करेंगे, उसके बाद ही उस पर बोलना ठीक होगा। दंगा होने के बाद यूपी में जैसे बुलडोजर कार्रवाई होती है तो नागपुर में भी वो दंगाई को अभी जब पूरी जो मामला स्पष्ट है सामने, तो क्या नागपुर में भी बालदरपुरा एरिया में बुलडोजर कार्रवाई होगी क्या? देखिए, महाराष्ट्र में हम लोग अपने तरीके से कार्रवाई करते हैं। जहां बुलडोजर चलाने की आवश्यकता होगी वहां चलेगा, जहां गलत काम होगा उसको रौंदा जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दो दिन पहले कर्फ्यू में शिथिलता लाई गई। सर के बाइट में कहा गया है चिट्ठी सर ने कि 80 लोगों में से 11 लोग, और आपने बताया कि विधि संघर्ष बच्चे हैं, तो ये फिलिस्तीनी पैटर्न है। तो हमारा एक लॉ है कि अगर 18 साल से कम बच्चा जो है वो गाड़ी चलाता है, कुछ एक्सीडेंट होता है या पकड़ा जाता है तो माँ बाप मतलब उसकी सजा होती है। तो ऐसे में नहीं लगता अगर ये आगे रोकने के लिए ऐसा कुछ कानून बनना चाहिए? देखिए, अभी इसकी जांच होगी और मैंने जैसे बताया कि हमारे पास अवेलेबल जितने कड़े से कड़े कानून हैं उन कानूनों के तहत हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे। 2012 में जब मुंबई में
महिला कांस्टेबल के साथ काफी अभद्रता की गई थी, इसमें भी वैसा ही है, एक सिमिलर पैटर्न लग रहा है। देखिए महिला कांस्टेबल के साथ अभद्र व्यवहार हुआ, मैंने सीपी साहब को ये पूछा है, ऐसी परिस्थिति नहीं है। हाँ, महिला कांस्टेबल पर पत्थर फेंके गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।